सेकंड केस ऑफ सीताराम। इस मूवी में इतना सारा ट्विस्ट है बाप रे! लेकिन फिर भी भाई आपको एक बार देखना चाहिए। इसमें एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी देखने मिलता है जो पूरा टाउन को हिला के रख देता है। विक्टिम्स अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन मर्डर का पैटर्न एक जैसा है। हाथ पैर बंधे हुए, बॉडी पर ब्रूटल अटैक्स। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किलर कुछ कहना चाहता हो लेकिन सीधे नहीं। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने आता है इंस्पेक्टर सीताराम। स्टार्टिंग में लगता है कि किलर को पकड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, पर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है हर सस्पेक्ट के पीछे एक अलग ट्रेजेडी निकलती है और धीरे धीरे ये केस एक नॉर्मल सीरियल किलिंग से ज्यादा एक दर्दनाक पास्ट की तरफ इशारा करने लगता है। ये फिल्म शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहाँ पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को वार्न कर रही है कि कोई भी रात में अकेले बाहर ना निकले, किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट ना ले और जितना हो सके सावधान रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टाउन में मिस्टीरियस किलिंग हो रही है। वैसे लोगों के अंदर डर पहले से था, लेकिन जब उसी किलर ने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया तो मामला और सीरियस हो गया। अब पब्लिक का गुस्सा पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई देता है। लोग सवाल करते हैं कि अगर पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही तो आम लोगों को कैसे बचाएगी, और यही प्रेशर सीताराम पर है। सीताराम केस सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। ऊपर से उसके सीनियर ऑफिसर्स भी उससे डिसअपॉइंटेड है। लेकिन सीताराम की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन में उसकी एक बड़ी बहन थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके पापा को पता चलता है कि उसकी बहन किसी लड़के को लव लेटर लिख रही है। पापा गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। कुछ समय बाद उसकी बहन वापस आती है। अब वो शादीशुदा होती है और प्रेग्नेंट भी, लेकिन पापा उसे फिर भी घर में आने नहीं देते। वो सीताराम से भी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो उसके साथ चले जाओ, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों मर चुके होगे। एक छोटा बच्चा उस वक्त अपने पापा के डर और बहन के प्यार के बीच फंस जाता है और सीताराम अपने बहन को रोक नहीं पाता। यही बात उसकी बहन के दिल में हमेशा के लिए बैठ जाती है। कई साल बाद उसकी बहन अपने पति और बेटी के साथ उसी टाउन में शिफ्ट होती है जहाँ सीताराम की पोस्टिंग है, लेकिन आज भी वो उससे बात नहीं करती। सीताराम कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन और उसके पति दोनों उससे डिस्टेंस बनाए रखते हैं। यानी एक तरफ सीरियल किलर का केस है और दूसरी तरफ सीताराम का अपना अधूरा फैमिली गिल्ट। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक और केस आता है। एक औरत अपने बेटे के साथ आती है और बताती है कि उसका पति अपनी बेटी को म्यूजिक क्लास छोड़ने गया था लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा। सीताराम तुरंत उसका फोन ट्रेस करवाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ मिलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी इतनी बुरी हालत में होती है कि देखने वालों के होश उड़ जाए। विक्टिम के हाथ पैर मेटल वायर से बंधे होते हैं और उस पर चाकू से बार बार हमला किया गया होता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताता है कि विक्टिम को 50 से ज्यादा बार अटैक किया गया है। मतलब किलर चाहता तो एक ही बार में उसे मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे तड़पा तड़पा कर मारा। ये मर्डर किसी नॉर्मल रिवेंज जैसा नहीं लग रहा था, इसमें प्योर रेज था। सीताराम को समझ आता है कि किलर सिर्फ डेंजरस नहीं है बल्कि बहुत कैलकुलेटेड आदमी है, क्योंकि हर किलिंग में पैटर्न है लेकिन कोई ऑब्वियस सिग्नेचर नहीं। और आमतौर पर सीरियल किलर अपने काम के बाद कोई ना कोई मार्क छोड़ते हैं, लेकिन यह किलर जैसे जानबूझकर पुलिस को कंफ्यूज कर रहा है। कुछ दिनों बाद वैसे ही एक और बॉडी मिलती है। अब सीताराम अपनी टीम को अलर्ट कराता है कि किलर अपने अर्ज ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर एक वीक में 2 विक्टिम्स मिल चुके हैं तो अगला अटैक कभी भी हो सकता है। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन एक नॉर्मल आदमी की तरह सीताराम से मिलने आता है और कहता है कि एक लड़का उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर बात बाहर गई तो उसकी बेटी की शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी। सीताराम उससे कहता है कि लड़के की फोटो और डिटेल्स लेकर पुलिस स्टेशन आए, लेकिन सेबेस्टियन की बातें थोड़ी अजीब लगती है। वो अपने बेटी को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड है, रो रहा है, इमोशनल है और कई बातें ऐसी बोल रहा है जो पूरी तरह क्लियर नहीं लगती। यहीं से उस पर हल्का सा डाउट बनता है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पहला विक्टिम एक बार में जाया करता था और उसने वहाँ के ओनर से भी पैसे मांगे थे क्योंकि कुछ टिपर ड्राइवर्स उसे परेशान कर रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़कर पूछताछ शुरू करती है। इसी बीच सेबेस्टियन भी पुलिस स्टेशन में उस लड़के की डिटेल्स देने आता है और तभी एक और मर्डर की खबर आती है। सीताराम क्राइम सीन पर पहुंचता है और समझ जाता है कि यह भी उसी किलर का काम है, लेकिन पुलिस स्टेशन लौटकर जब वो अपने कैबिन में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सर्विस गन गायब है। अब शक उन ड्राइवर्स और सेबेस्टियन पर जाता है क्योंकि उसी दौरान ये लोग स्टेशन में मौजूद थे। सीताराम पहले ड्राइवर्स को इंटरोगेट करता है, लेकिन जल्दी ही केस एक अलग मोड़ लेता है। वो कांस्टेबल को भेजता है कि सेबेस्टियन जिस लड़के की कंप्लेंट कर रहा है उसे जाकर वार्निंग दे, लेकिन कांस्टेबल वापस आकर बताता है कि उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट तो 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी है। सीताराम उस लड़के की फैमिली को बुलाता है। लड़के की माँ बताती है कि उसका बेटा 3 महीने से गायब है और जब सीताराम सेबेस्टियन
सेबास्टियन के बेटी का जिक्र करता है तो वो एक शॉकिंग बात बताती है। सेबास्टियन की बेटी तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है, यानी सेबास्टियन जिस बेटी को बचाने की बात कर रहा है वो असल में अब जिंदा ही नहीं है। इसके बाद सीताराम सेबास्टियन के बैकग्राउंड की जांच करता है। पता चलता है कि बेटी की मौत के बाद से वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। वो गांव-गांव घूमकर अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है। स्कूल में भी वो टीचर था, लेकिन गुस्से और वायलेंट बिहेवियर की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अब मामला सीरियस हो चुका था। सीताराम सेबास्टियन पर नजर रखने के लिए एक ऑफिसर लगाता है। इधर सेबास्टियन अपने घर में अकेला बैठा होता है। उसके दिमाग में वॉइसेस चल रही होती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी कमरे में किसी लड़के के साथ है। वो गुस्से में अंदर जाता है, लड़के पर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट रिवील होता है कि ये सब सिर्फ उसका इल्यूजन था। जिस लड़के को वो मार रहा था वहाँ असल में एक पिलो था, यानी सेबास्टियन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क खो चुका है। थोड़ी देर बाद सीताराम उसके घर पहुंचता है। सीताराम उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। सेबास्टियन खाली जगह की तरफ इशारा करके कहता है वो वहीं खड़ी है। सीताराम कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए वो उसे सीधे भड़काने की गलती नहीं करता। सेबास्टियन पानी लेने अंदर जाता है और सीताराम घर की तलाशी लेने लगता है। उसे एक खून लगा चाकू मिलता है। फिर एक बंद कमरे से बहुत खराब स्मेल आती है। जब सीताराम अंदर रखे ड्रम को खोलता है तो उसमें उसी मिसिंग लड़के की बॉडी मिलती है जिसके कंप्लेंट सेबास्टियन खुद पुलिस को देकर गया था। अब साफ हो जाता है कि सेबास्टियन ने उस लड़के को मार दिया था। लेकिन जैसे ही सीताराम पीछे मुड़ता है, सेबास्टियन उसी की चोरी की हुई गन से उस पर फायर कर देता है। गोली लगने के बाद भी सीताराम उससे लड़ता है। सेबास्टियन उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। सीताराम को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। गोली सीरियस जगह पर नहीं लगी थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। सीनियर ऑफिसर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं कि उसने सीरियल किलर को पकड़ लिया। सबको लगता है कि केस खत्म हो गया, लेकिन भाई असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उसी समय कांस्टेबल वसंत को किसी अननोन आदमी ने उसी पैटर्न में मार दिया है। हाथ मेटल वायर से बंधी है, वही ब्रूटल नाइफ अटैक्स, बिल्कुल वही तरीका। मतलब सेबास्टियन किलर था लेकिन सीरियल किलर नहीं। वो अपनी अलग डिस्टर्ब रियलिटी में क्राइम कर रहा था, पर टाउन में घूम रहा असली सीरियल किलर कोई और है। अब सीताराम फिर से जीरो पर आ जाता है। वसंत की बीवी और बेटी पुलिस स्टेशन आती है उसका सामान लेने। तभी उसके यूनिफॉर्म से एक रिसिप्ट गिरती है। वो म्यूजिक क्लास की फी रिसीव होती है। सीताराम को यही एक बड़ा कनेक्शन मिलता है। अब तक जितने भी विक्टिम्स थे उनकी बेटियां एक ही म्यूजिक क्लास में जाती थी। सीताराम तुरंत म्यूजिक टीचर से मिलता है और सभी विक्टिम्स की बेटियों की फोटोज दिखाता है। टीचर कंफर्म करती है कि ये सभी लड़कियां उसी क्लास की स्टूडेंट्स थी। अब पहली बार केस में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलता है। विक्टिम्स रैंडम नहीं थे, उनकी बेटियां म्यूजिक सीखती थी। सीताराम अंदाजा लगाता है कि किलर के पास्ट में म्यूजिक, किसी लड़की और उसके पापा से जुड़ा कोई ट्रॉमा हो सकता है। शायद किलर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो अपनी बेटियों की फ्रीडम या म्यूजिक को दबाते हैं। इसके बाद पुलिस विक्टिम्स के घरों की जांच करती है। सीताराम को एक और क्लू मिलता है, छोटी बीणा। हर विक्टिम्स की बेटी मर्डर से पहले या उसके आसपास घर के बाहर एक छोटी बीणा मिली थी। अब ये सिर्फ मर्डर केस नहीं, किसी पुराने दर्द का सिंबल लगने लगता है। सीताराम को याद आता है कि उसने ऐसी छोटी बीणा की फोटो पहले भी देखी थी जब वो सेबास्टियन की फाइल देखने दूसरी पुलिस स्टेशन गया था। वो पुरानी फाइल निकलवाता है और पता चलता है कि कई साल पहले भी एक आदमी को इसी तरह ब्रूटल तरीके से मारा गया था। सेम नाइफ पैटर्न, सेम वायलेंस, और इस पुराना केस में भी वो छोटी बीणा मौजूद थी। उस पुराने केस को हैंडल करने वाला ऑफिसर अब रिटायर हो चुका है। सीताराम उससे मिलने जाता है। रिटायर ऑफिसर उसे बताता है कि वो केस उसकी जिंदगी का सबसे ब्रूटल केस था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक लड़की थी काव्या जो म्यूजिक सीखती थी। काव्या का एक दोस्त था मंजा। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दिन जंगल में उन्हें साथ देखकर गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसे मंजा चाचा बुला रहा था, ये बात वो काव्या के पापा को बता देता है। काव्या का पापा बहुत पावरफुल आदमी था। वो मंजा को बुरी तरह पिटवाता है और उस पर झूठा रेप केस लगवाकर जेल भिजवा देता है। 1 साल बाद जब मंजा जेल से बाहर आता है तो उसकी अपनी माँ भी उसे अपनाने से मना कर देती है। मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। काव्या की शादी कहीं और कर दी गई होती है। उसका पापा भी एक एक्सीडेंट में मर चुका होता है, लेकिन मंजा के अंदर गुस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बर्बादी की जड़ वही बूढ़ा आदमी था जिसने काव्या के पापा को सब बता दिया था। मंजा बदला लेने के लिए उस बूढ़े आदमी की बेटी को किडनैप करता है और उसे एक पुराने घर में बंद कर देता है। फिर गांव वालों को बुलाकर ऐसा सीन क्रिएट करता है कि लोगों को लगे वो बूढ़ा आदमी अपनी ही बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। लोग उसे पीटते हैं, उसकी बदनामी होती है। मंजा चाहता था कि उस बूढ़े आदमी को वही पेन महसूस हो जो उसने खुद झेला था, लेकिन भाई बदला कभी सीधा नहीं चलता। उसकी कीमत कोई और भी चुका देता है। उस बूढ़े आदमी की बेटी बदनामी सह नहीं पाती
और अपनी जान दे देती है। मंजा का प्लान बूढ़े आदमी को तोड़ने के लिए था, लेकिन टूट गई एक इनोसेंट लड़की। कुछ समय बाद उसी बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है, उसे भी उसी ब्रूटल तरीके से मारा गया था, हाथ पैर बंधे हुए और बार बार नाइफ अटैक्स। गांव वालों ने मंजा को हथियार लेकर भागते देखा था, इसलिए सबको लगा कि किलर वही है। उस दिन के बाद मंजा गायब हो गया। सीताराम ये सारी बातें सुनकर मंजा के घर जाता है। वहाँ उसे एक पुरानी शादी की वीडियो मिलती है जिसमें मंजा भीड़ में दिखाई देता है। सीताराम उसका चेहरा देखते ही पहचान जाता है कि उसने इस आदमी को पोस्टमार्टम डॉक्टर के क्लिनिक में काम करते हुए देखा था। मतलब इतने सालों से मंजा पुलिस के बिल्कुल पास रहकर छुपा हुआ था। सीताराम तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक और शॉक मिलता है। उसके अपने बहन की बेटी को भी वही छोटी बीणा मिली है। इसका मतलब किलर का अगला निशाना सीताराम का जीजा है। अब केस पर्सनल हो चुका है। सीताराम अपने बहन को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आज भी उससे नाराज है। वो उसके मदद लेने से मना कर देती है। सीताराम फिर भी सिक्योरिटी भेजता है और खुद मंजा की तलाश में निकलता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि मंजा कहीं भागा नहीं है, वो अपने माँ के घर में ही छुपा हुआ है। पुलिस घर पर रेड करती है। मंजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। अब मंजा पूरी सच्चाई बताता है। वो मानता है कि उसने बूढ़े आदमी की बेटी को किडनैप किया था ताकि उस आदमी पर भी वैसे ही बदनामी लगे जैसे उसने झेली थी। लेकिन वो कहता है कि उसने बूढ़े आदमी को नहीं मारा। जब वो गुस्से में हथियार लेकर उसके घर गया था तब वो पहले से मरा हुआ था। वो सीन देखकर मंजा डर गया और वहाँ से भाग गया। लोगों ने उसे हथियार के साथ भागते देखा, इसलिए सबने उसे किलर मान लिया। मंजा कहता है कि प्रेजेंट में जो मर्डर्स हो रहे हैं वो भी उसी आदमी का काम हो सकता है जिसने सालों पहले उस बूढ़े को मारा था। अब वो किलर जरूर किसी गहरे पेन से गुजर चुका है। सीताराम उसकी बात को पूरी तरह बिलीव नहीं करता और उसे जेल में रखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मंजा जेल में सुसाइड कर लेता है। अब सीताराम फिर उलझ जाता है। सेबेस्टियन किलर नहीं था, मंजा भी असली किलर नहीं निकला और अब उसकी बहन का पति मिसिंग है। तभी सीताराम को रिटायर ऑफिसर की एक पुरानी बात याद आती है। उस बूढ़े आदमी की बेटी का एक छोटा भाई भी था जिसे बाद में एक अकेली औरत ने अपने बेटे की तरह पाल लिया था। यहीं से फाइनल पीस जुड़ने लगता है। इसी समय सीताराम के जीजा का कॉल आता है। वो मदद मांग रहा होता है, लेकिन कॉल कट जाता है। सीताराम फोन ट्रेस करवाता है। कॉल के बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा था। सीताराम को याद आता है कि यही म्यूजिक उसने एक जगह पहले भी सुना था, उस बूढ़ी औरत के घर पर जो पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करती थी। वही बूढ़ी औरत जिसके मरने के बाद सीताराम उसके बेटे से मिलने गया था। अब सच सामने आता है। उस बूढ़े आदमी की बेटी का छोटा भाई था शिवा। शिवा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी बहन उसके लिए माँ जैसी थी। जब उसके बहन को गांव में बदनाम किया गया और उसने अपनी जान दे दी तो शिवा ये सब सह नहीं पाया। गुस्से और दर्द में उसने अपने ही पापा को मार दिया। जी हाँ, सालों पहले उस बूढ़े आदमी को मंजा ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे शिवा ने मारा था। लेकिन उस वक्त सबने मंजा को कल्प्रिट मान लिया। बाद में एक औरत ने शिवा को अपना लिया। उसने उसे माँ जैसा प्यार दिया। सालों तक शिवा ने अपने ट्रॉमा को दबा दिया और नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन जब उसकी गोद लेने वाली माँ की मौत हुई तो वो फिर अकेला पड़ गया। वो अपने बहन का पुराना रेडियो सुनने लगा जो उसकी यादों से जुड़ा था। एक दिन उसने म्यूजिक क्लास के बाहर एक पापा को अपनी बेटी को म्यूजिक के लिए डांटते हुए देखा। यही मोमेंट उसका ट्रिगर बन गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, कैसे उसका पापा उसकी बहन को म्यूजिक सुनने और गाने से रोकता था, कैसे वो उसकी खुशी दबाता था, कैसे सोसाइटी ने उसकी बहन को खत्म कर दिया। शिवा के दिमाग में हर ऐसा पापा उसके अपने पापा जैसा बन गया और हर लड़की में उसे अपनी बहन दिखने लगी। इसलिए वो उन लोगों को टारगेट कर रहा था जो अपनी बेटियों को म्यूजिक या उनकी खुशी के लिए डांटते थे। उसके लिए ये रिवेंज नहीं, एक ट्विस्टेड जस्टिस था। वो सोच रहा था कि वो बेटियों की आवाज बचा रहा है, लेकिन असल में वो अपने ट्रॉमा में फंसकर निर्दोष परिवारों को बर्बाद कर रहा था। प्रेजेंट में सीताराम शिवा के घर पहुंचता है। शिवा ने उसके जीजा को बांध कर रखा है। सीताराम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा हमला कर देता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। शिवा काफी स्ट्रॉन्ग पड़ता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं, सालों का दर्द भरा हुआ है। फाइट के दौरान सीताराम पास रखे रेडियो से शिवा पर हमला करता है। रेडियो टूट जाता है और ये रेडियो शिवा के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं था, ये उसकी बहन की आखिरी यादों में से एक था। रेडियो टूटते ही शिवा और वायलेंट हो जाता है। वो सीताराम पर हमला करने पड़ता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में सीताराम मेटल ट्यूब से उसे मार देता है। अपने आखिरी मोमेंट्स में शिवा को सिर्फ अपनी बहन याद आती है। वो छोटी बीणा निकलता है जैसे अपनी बहन की याद और अपने दर्द का आखिरी निशान उसे सौंप रहा हो। पर यही शिवा की कहानी खत्म हो जाती है। एंडिंग में सीताराम का जीजा बच जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसकी बहन भी धीरे धीरे उससे बात करने लगती है। सालों पुरानी दूरी कम होती है क्योंकि इस बार सीताराम वही गलती नहीं दोहराता जो बचपन में हुई थी। बचपन में वो अपने बहन के लिए खड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार उसने अपने बहन के परिवार को बचाया। यही उसका इमोशनल क्लोजर है। अगर मूवी के मीनिंग की बात करें तो ये सिर्फ सीरियल किलर स्टोरी नहीं है। ये फिल्म दिखाती है कि दबा हुआ ट्रॉमा इंसान को अंदर से कैसे खा सकता है। शिवा पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, उसने अपने
अपनी बहन खोया, सोसाइटी ने क्रुएल्टी दिखाई, अपने पापा की बेरहमी देखी और फिर उस दर्द ने उसके अंदर एक गलत जस्टिस सिस्टम बना दिया। वो हर विक्टिम में अपने पापा को देखता था और हर लड़की में अपनी बहन को। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि वो पास्ट से बाहर आ ही नहीं पाया। सेबेस्टियन की ट्रैक भी यही दिखाता है कि गिल्ट और मेंटल इंस्टेबिलिटी इंसान को रियलिटी से कितना दूर ले जा सकता है। वो अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन असल में वो अपने ही बनाई इल्यूजन में जी रहा था। मंजा की कहानी भी ट्रेजिक है। उसके साथ इनजस्टिस हुआ, लेकिन उसके बदले ने एक इनोसेंट लड़की की जिंदगी ले ली और फिर उसी ट्रेजेडी से शिवा जैसा किलर पैदा हुआ। मतलब फिल्म बार बार यही कहती है कि पेन अगर हील नहीं होता तो वो आगे जाकर किसी और के लिए वायलेंस बन जाता है। छोटी बीना इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल है। सरफेस पर ये एक क्लू है, लेकिन असल में ये म्यूजिक, इनोसेंस और बेटियों की आवाज का सिंबल है। शिवा हर विक्टिम के घर छोटी बीना छोड़कर जैसे ये कह रहा था कि अपनी बेटियों की खुशी मत छीनो, लेकिन उसका मैसेज गलत रास्ते से निकला, इसलिए जस्टिस नहीं डिस्ट्रक्शन बन गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेकंड केस ऑफ सीताराम एक लेयर्ड क्राइम थ्रिलर लगती है, जहाँ किलर को पकड़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये समझना कि किलर बना कैसे। और सीताराम को इस केस में सिर्फ प्रोफेशनल विक्ट्री नहीं मिलती बल्कि पर्सनल हीलिंग भी मिलती है, क्योंकि एंड में सीरियल किलर केस सॉल्व होने से ज्यादा बड़ा मोमेंट है एक भाई और बहन के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरना, मतलब इन दोनों का मिलना। तो भाई ये थी सेकंड केस ऑफ सीताराम की पूरी कहानी और एंडिंग एक्सप्लेन। मूवी का कोर मैसेज यही है कि प्यार, फ्रीडम और ट्रस्ट अगर समय पर नहीं मिले तो वही चीज किसी के अंदर लाइफ टाइम ट्रॉमा बन सकती है। और ट्रॉमा जब गलत दिशा में निकलता है तो वो सिर्फ इंसान को नहीं कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।